अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। यमन पर अमेरिका और बरतानिया के हमले आज दूसरे रोज़ भी जारी हैं और यमन के दारुल हुकूमत सना समेत मुख्तलिफ शहरों को टारगेट किया गया है। वहां पर बम बरसाए गए हैं। यमनी फौज की जानिब से भी स्टेटमेंट मंजर आम पर आ गया है और उन्होंने बताया है कि 73 मकामात को निशाना बनाया गया है, जिसकी जद में आके 5 अफराद शहीद भी हो गए हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद जो इमारतें हैं उन्हें भी भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन हुसीस भी अपने इस स्थान से पीछे हटने को तैयार नहीं है और आज भी हमने देखा कि उनकी जानिब से रेड सी में अमेरिकन वॉरशिप्स को भी टारगेट अब किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग सूरत हाल कुछ अब यूं हो गई है, इस एतबार से हो गई है कि जैसे ही अमेरिका और बरतानिया की जानिब से हुसीस के ठिकानों को गुज़िश्ता रोज टारगेट किया गया था, तो इसको देखते हुए हुसीस ने सबसे पहला काम ये किया है कि उन तमाम ममालिक से उन्होंने राबता किया है जिनके बारे में अमरीकी मीडिया चीख चीख के ये बता रहा था कि अमेरिका और बरतानिया को इन हमलों में इन ममालिक की हिमायत हासिल थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली देखने में आ रहा है कि उन तमाम ममालिक की जानिब से अमेरिका को पीठ दिखा दी गई है और उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट से अब साफ इनकार कर दिया है। किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री की जानिब से कोई एयर स्पेस या फिर फौजी अड्डे फराहम नहीं किए गए हैं और ये खबर सुनने के बाद अब अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल गई है और वो काफी ज्यादा अब कंफ्यूजन का शिकार हो गया है कि इन ममालिक की जानिब से हुसी से न सिर्फ रब्ता किया गया बल्कि उन्हें ये भी बता दिया गया है कि ये हमले सिर्फ और सिर्फ बरतानिया और अमेरिका ने किए हैं और हमारा इसमें कोई भी अमल दखल नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि तैयारे बिल आखिर उड़े कहाँ से। तो जनाब कुछ मालूमात सामने आई हैं, उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि साइप्रस से ये तैयारे उड़े हैं और किसी भी मुल्क ने इन्हें अपनी एयर स्पेस फराहम नहीं की, जिसकी बुनियाद पर यह देखने में आया है कि 2 बार इन तैयारों में रीफ्यूलिंग भी हुई है। अमेरिका जो कि ये सोच रहा था कि वो यमन पर 2016 की तरह से मिसाइल मारेगा और यमन खामोश रहेगा, लेकिन यमन ने तो इस बार उल्टा ही अमेरिका को सरप्राइज कर दिया है और हम ये देख रहे हैं कि तवातुर के साथ रेड सी में वो शिप्स को टारगेट करते हुए हमें नजर भी आ रहे हैं। जबकि हुसीस की जानिब से नया स्टेटमेंट सामने आ गया है और उन्होंने ये कहा है कि हम रेड सी को अमेरिका की, इसराइल की और उनके इत्तेहादियों की नाकामी से अब लाल कर देंगे। अमेरिका जो कि ये समझ रहा था कि इस अटैक के बाद अब यमन खामोश हो जाएगा और पलट के वार उनकी जानिब से नहीं किया जाएगा, लेकिन यमन ने ऐसा किया है कि अमेरिका अब चकरा के रह गया है और इसी को मद्देनजर रखते हुए अब जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनकी जानिब से रेड सी के रूट को फॉलो नहीं किया जा रहा है, बिकॉज अब वो ये मान चुके हैं कि यहाँ पर अब बाकायदा तौर पर जंग छिड़ चुकी है। इसका सबसे जो नेगेटिव इम्पैक्ट मंजर आम पर आया है वो है जनाब ऑयल प्राइसेस। जो तेल यूरोप के लिए जा रहा था अब वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो चुका है और अनकरीब आप ये देखने वाले हैं कि पूरी दुनिया में ही ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। फिर दूसरी चीज ये हुई है कि अमेरिका को अब पीठ दिखा दी गई है। इटली और फ्रांस ने भी अपना क्लियर स्टांस पहुंचा दिया है कि हम आपके साथ इस वॉर का हिस्सा नहीं है। उधर सऊदी अरब की बात की जाए तो उन्होंने भी इस हमले पर तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि काफी अलार्मिंग सिचुएशन है, हम इसका जायजा ले रहे हैं। चाइना पहले ही जी अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा था, अब रशिया भी मैदान में आ गया है। सलामती काउंसिल का इजलास वो पहले ही तलब कर चुके हैं और उनका ये कहना है कि ये हमले यूनाइटेड नेशन चार्टर की वायलेशंस हैं। तो अमेरिका के लिए सूरत हाल अब बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। वैसे ही अमेरिका कदर एक कमजोर पोजीशन में हमें नजर आ रहा है। फिर अमेरिका में इस साल इलेक्शन का भी साल है और इस तरह से अगर वो हमले करेंगे तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट इलेक्शन के नताइज पर भी आने वाला है। और फिर उससे हुआ भी ये है कि जो हमले इसराइल पर हो रहे थे हिजबुल्लाह की तरफ से और यमन की तरफ से, अब वो डेफिनेटली मुड़ के आ जाएंगे अमेरिका, बरतानिया और उनके इत्तेहादियों की तरफ, क्योंकि यमन पहले ही तबले जंग बजा चुका है और उन्होंने साफ कह दिया है कि इन हमलों का खमियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा और आपको ऐसे हरगिज जाने नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ इसराइल को आईसीजे में ठीक ठाक हजीमत का सामना करना पड़ रहा है और उनके पास अपने इस वॉर एग्रेशन को जस्टिफाई करने के लिए कोई दलील, कोई जवाब, कोई सबूत मौजूद नहीं है। साउथ अफ्रीका ने जो भी एलिगेशन इसराइल पे लगाए थे वो उससे बिल्कुल भी कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं
اور اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اسرائیل ہسٹوریکلی مورلی اس کے علاوہ ہیومنٹیرین گراؤنڈ پر یا پھر فیکچولی ایتھکلی یہ کیس بری طرح سے ہار چکا ہے. جب اسرائیل سے یہ سوال ہوا کہ اسرائیل کی تاریخی حیثیت کیا ہے تو اس کے پاس اس بات کا کوئی بھی جواب موجود نہیں تھا. اخلاقی طور پہ جب اس سے پوچھا گیا کہ جو آپ اتنی وار ایگریشن دکھا رہے ہیں یا یوز آف فورس اتنا زیادہ آپ کر رہے ہیں اس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں, تو بھی اسرائیل کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تھی. ایک دلیل جو کہ اسرائیل بار بار کہتا رہا وہ صرف یہی تھی کہ اس تمام تر صورتحال کے ذمہ دار صرف اور صرف حماس ہیں. لیکن یہ ایک بہت ہی اسٹوپڈ احمقانہ قسم کا آرگیومنٹ تھا جو کہ اسرائیل نے دیا ہے, اور اس پہ کافی تنقید بھی ہو رہی ہے بیکاز دنیا یہ جانتی ہے کہ بامبنگ آپ کر رہے ہیں, غزہ کو ایک ناقابل رہائش علاقہ آپ نے بنا دیا ہے, بچوں کو آپ مار رہے ہیں, تو پھر اسرائیل ہی ذمہ دار ہوا نا, حماس کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ مانا 7 اکتوبر کو آپ پر حملہ ہوا, آپ کے شہری مارے گئے, لیکن اس کے جواب میں آپ نے 23,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے جس میں ایک بہت بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی شامل ہے. کیا آپ اسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اسے کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اور یہی نقطہ عدالت کی جانب سے اٹھایا بھی گیا ہے. عدالت نے یہی کہا ہے کہ اس سارے معاملے میں اسرائیل کی انٹینشن کو دیکھا جائے گا, اس کی نیت کو دیکھا جائے گا, اور پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا یہ تمام تر جو یوز آف فورس ہے وہ اسرائیل نے ایز اے سیلف ڈیفense کے طور پہ کی ہے, یا پھر اس کی یہ انٹینشن تھی کہ فلسطینیوں کی ایتھنک کلینزنگ کرنی ہے, انہیں مکمل طور پر وائپ آؤٹ کر دینا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ساؤتھ افریقہ کی جانب سے بہت اسٹرانگلی اس کیس کو پٹ اپ کیا گیا ہے اور بڑے ٹھوس انہوں نے دلائل بھی دیے ہیں. اس کے علاوہ دستاویزی اور ویڈیو ثبوت بھی انہوں نے عدالت میں پیش کیے ہیں, ویڈیوز چلا کے دکھائی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے نتن یاہو اپنی فورسز کو, اپنے سولجرز کو یہ بول رہے ہیں, ان سے مخاطب ہیں کہ آپ نے غزہ میں کسی جاندار کو نہیں چھوڑنا ہے. تو بڑا واضح ہو گیا ہے کہ صورتحال کا اس کیس کا نتیجہ کیا نکلنے والا بھی ہے, اور ہم دیکھیں تو کافی حد تک جو مورل اسٹینڈنگز ہیں اسرائیل وہ پہلے ہی کھو چکا ہے. اور اس کیس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اسے کور کر رہا ہے, تو پوری دنیا کو اب یہ معلوم ہو جائے گا کہ اسرائیل ایک کتنا ظالم ملک ہے. بلکہ ہم اسے ملک بھی نہیں کہہ سکتے, یہ تو بیسکلی ہوم لینڈرز ہیں, اور ان قریب یہ جلد ہی اپنے انجام کو انشاءاللہ پہنچنے بھی والے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ویڈیو کو آپ نے لازمی شیئر بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے. اور میں بارہا آپ سے کہتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ مجھ سمیت فلسطین سے متعلق کانٹینٹ بنا رہے ہیں پلیز ان کو سپورٹ کریں, ان کے چینل کو سبسکرائب کریں, ان کی ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ اسرائیل کو اس پروپیگنڈا وار میں ہم شکست سے دوچار کر سکیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.